हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वीपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीएचओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इस चैनल पर नोट सेट से रिलेटेड पेपर सॉल्व देखे थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के दोनों शिफ्ट के पेपर सॉल्व करवाए थे। और अब से हम सीएचओ की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थ्योरी तो आपके आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन है? ए, प्रोटीन सिंथेसिस, बी, लिपिड सिंथेसिस, सी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक सेल ऑर्गेनल होती है जिसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं अपन। लीवर सेल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर में सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ। दो टाइप का, स्मूथ एंड रफ। लिपिड सिंथेसिस इज फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, रफ प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन है, स्मूथ का या रफ का? तो आपका आंसर हो जाएगा रफ का। जैसे लिपिड सिंथेसिस का है तो स्मूथ का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो लीवर सेल में। तो अपन हर किसी को रेशन के साथ देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ो और सबसे लास्ट में एक्सेप्ट का, ऐसे वर्ड का बहुत ध्यान रखें। जैसे इसमें पूछा कि ऑल आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, मतलब 3 राइट आंसर हो रहे हैं, एक गलत है। तो ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी कॉन्डम, ऑप्शन सी ओसीपी, ऑप्शन डी सर्वाइकल कैप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये क्या है? बैरियर मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का। बाकी ये तीनों क्या है? बैरियर मेथड है। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा था तो राइट आंसर हो गया ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्वेश्चन नंबर 3, पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड होती है? वापिस इसमें एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सी नहीं होती है पेंटावेलेंट में। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी हिपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो आपको बताना पेंटावेलेंट में कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है मीजल्स। मीजल्स है जो पेंटावेलेंट में इंक्लूड नहीं करते। बाकी डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन पांचों को पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं। कम्युनिटी में आपको वैक्सीन से, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो अपन इन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, बाकी उस हिसाब से चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज गिवन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है तो उसको कौन से विटामिन का ज़्यादा डाइट देंगे? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आप राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, विटामिन सी की डाइट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि विटामिन सी क्या हेल्प करता है? आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसकी डाइट में इसकी मात्रा को बढ़ा देंगे विटामिन सी की। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में विटामिन सी की डाइट बढ़ा। राइट आंसर हो गया आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए पेशेंट विथ pH 7.28, PCO2 53 mm of Hg and bicarbonate is 25 MEq per liter, then which electrolyte imbalance is seen? एसिड बेस इम्बेलेंस का क्वेश्चन है। नोट सेट में भी इसका दोनों सेट में एक एक क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको निकालना आना चाहिए। ऑप्शन क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो अब आपको देखना सबसे पहले पीएच कितनी है। पीएच है 7.28, यानी 7.35 से कम है। तो ये तो आपको पता चल गया ये एसिडोसिस है, क्योंकि 7.35 से नीचे क्या हो गया? एसिडोसिस। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए एल्केलोसिस वाले। बचे आपके पास दो ऑप्शन, ए और बी। अब देखना है PCO2। PCO2 कितना है? 53 mm of Hg एंड बाइकार्बोनेट 25 MEq पर लीटर। तो आपको इनकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे PCO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 35 to 45 mm of Hg, 35 से 45 mm of Hg। एंड बाइकार्बोनेट की नॉर्मल लेवल कितना होता है? 22 से 27 MEq पर लीटर। तो अब आपको देखना है बाइकार्बोनेट नॉर्मल है 25 एंड PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ 53 है।
तो ये आपको पता चल गया कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये पता चल गया आपको एसिडोसिस है रेस्पिरेटरी से, तो राइट आंसर क्या होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है। अब इसका अपन रेशनल देख लेते थोड़ा। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? नॉर्मल पीएच होगी 7.35 टू 7.45। बेस होता है, स्लाइटली बेस होता है ब्लड, है ना। पीएच 7 से नीचे हो गया एसिड, 7 से ऊपर हो गया बेस, एंड 7 पर क्या हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो ये 7 से ज़्यादा है तो बेस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडिकेटिंग गैस कौन सी है? CO2, ये मैंने अभी बताया था। CO2 है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करती है। मेटाबॉलिक सिस्टम इंडिकेटिंग गैस इज बाइकार्बोनेट। ठीक है, HCO3, ये ध्यान रखना। CO2 है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ऑक्सीजन नहीं है। कई बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना CO2 है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करती है गैस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नॉट सीन इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वापस क्वेश्चन में देखना नोट पूछा है। ठीक है, ऐसे वर्ड का बहुत ध्यान रखना, आपको ये गलत करवा देते सवाल। तो इसमें पूछा गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिपनिया, ऑप्शन सी ब्रोंकोडायलेशन एंड ऑप्शन डी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो आपको बताना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या नहीं दिखता है। ठीक है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, ब्रोंकोडायलेशन होता है, क्या नहीं होता है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ये किसमें होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये इसका साइन है। तो ये तीनों क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा था नॉट सीन, नॉट पूछा था, तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। ड्यूरिंग फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। जब फाइट होती है, फ्लाइट होती है, या डर, फ्राइट यानी क्या हो गया डर हो, तो उस टाइम में क्या होता है? जब स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। रेस्टिंग कंडीशन में कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एंड क्या पाइलोइरेक्शन, पाइलोइरेक्शन क्या बोलते हैं? गूजबम्स। गूजबम्स इज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग सिंपैथेटिक सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाइलोइरेक्शन किसका साइन एंड सिम्टम है? तो सिंपैथेटिक सिस्टम का। ठीक है, गूजबम्स, पाइलोइरेक्शन यानी गूजबम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन सैंपल सिलेक्शन आर डिफिकल्ट टू कंडक्ट विच मेथड इज यूज। क्वेश्चन को समझना है कि जब सैंपल सिलेक्शन करना डिफिकल्ट हो तो कौन सा मेथड यूज में लेते हैं मोस्टली। ठीक है, ऑप्शन है सिंपल रैंडम, ऑप्शन बी सिस्टेमिक रैंडम, ऑप्शन सी कोटा सैम्पलिंग, या ऑप्शन डी स्नोबॉल मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नोबॉल मेथड। जैसे कोई HIV केस ढूंढना अपने को एक कम्युनिटी में, तो HIV केस इजीली नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम में अपन क्या स्नोबॉल मेथड यूज में लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं? जैसे अपन ने एक पेशेंट को ढूंढ लिया तो वो अगला पेशेंट बताएगा, ऐसे एक चेन बनती रहती है, स्नोबॉल। ठीक है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर खुद इतना इन्वॉल्व नहीं हो कि एक पेशेंट अगले पेशेंट के बारे में डिटेल बताते थे एक से, तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल मेथड। इसको जब डिफिकल्ट हो कंडक्ट तो इसको यूज में लेते हैं इस मेथड को। अब जैसे देखते हैं सिंपल रैंडम एंड सिस्टमेटिक रैंडम, वो था प्रोबेबिलिटी मेथड। अब दो टाइप के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इनमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मेथड में पूरी पॉपुलेशन में किसी का भी सिलेक्शन होने का चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे सिंपल रैंडम एंड सिस्टमेटिक रैंडम, ये दोनों प्रोबेबिलिटी मेथड के एग्जाम्पल है। एंड कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल बोथ आर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कभी कि प्रोबेबिलिटी मेथड कौन सा नहीं है, तो जैसे इनके ऑप्शन में दे दिया और एक एब्स्ट्रैक्ट में ये दे दिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2013। NHM कब आया? अभी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है, NHM आया था 2013 में। 2005 में क्या आया था? NRHM आया था। ठीक है, 2013 में क्या हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को दोनों को जोड़ के क्या बना? नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका लॉन्च कब किया? 2013 में। ठीक है, NRHM पूछ ला आपको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, लेकिन यह पूछा है नेशनल हेल्थ मिशन, तो वो कब आया था? 2013 में। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? NRHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को जोड़ के एक नेशनल हेल्थ मिशन बनाया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके पास। नेशनल हेल्थ मिशन कब आया? तो 2013 में।
क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? ऑप्शन ए हिपोक्रेट्स, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी एम्ब्रियोस्पेर, ऑप्शन डी सुश्रुत। तो फादर ऑफ मेडिसिन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिपोक्रेट। हिपोक्रेट्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब अपन इन तीनों के बारे में देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक हो गया, वो क्या था? फादर ऑफ मेडिसिन पूछ ले तो हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन में आ गया चरक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी एम्ब्रियोस्पेर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत। तो ये आपके साथ 4 MCQ सोल्व हो गए। ठीक है, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए एक क्वेश्चन में। तीनों के नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल आर द मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट। सेंट्रल टेंडेंसी का वापस वही क्वेश्चन एक्सेप्ट पूछा है, तो इसमें ऑल आर द मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट पूछा है। 3 है जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड है, एक को छोड़ के। तो ऑप्शन क्या है? मीन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीनों तो है सेंट्रल टेंडेंसी के, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है वेरिएबल का मेथड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों हो गए सेंट्रल टेंडेंसी, ये हो गया वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमिटी स्टडी अबाउट NMEP नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो कौन सी कमेटी इसके बारे में स्टडी करती है? ऑप्शन ए बोर कमेटी, ऑप्शन बी मुदालिर कमेटी, ऑप्शन सी चड्डा कमेटी, ऑप्शन डी मुखर्जी कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चड्डा कमेटी। अब आपको ये भी ईयर भी याद रखना, बोर कमेटी कब आई थी? 1946 में, मुदालिर आई थी 1962 में, चड्डा कमेटी आई थी 1963 में, एंड मुखर्जी आई थी 1965 में। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकते हैं, जैसे बोर कमेटी कब आई ये पूछ ले तो आपको याद रखना 1946 में। तो 4 तो आपके ये क्वेश्चन हो गए। एक ये हो गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कौन सी कमेटी में है? तो चड्डा कमेटी में। ठीक है, और अपन देखते हैं बोर कमेटी बाकी कमेटी का क्या है। ठीक है, तो बोर कमेटी ऑल्सो नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या बोलते हैं इसको? बोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। कब आई थी बोर कमेटी? 1946 में, अभी ऊपर देखा था अपन ने। ठीक है, मुदालिर कमेटी ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। यहाँ पे था डेवलपमेंट कमेटी, यहाँ पे है प्लानिंग कमेटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी पूछ ले तो कौन सी? बोर कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछ ले तो मुदालिर कमेटी। नेक्स्ट है मुखर्जी कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द स्ट्रेटेजी ऑफ फैमिली प्लानिंग। मुखर्जी कमेटी को किस लिए अपॉइंट किया? टू रिव्यू द स्ट्रेटेजी ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये पूछ ले फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कौन सी कमेटी बनाई गई? तो मुखर्जी कमेटी। तो ये आपके 7-8 क्वेश्चन तैयार हो गए एक क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ऑस्मोलरिटी ऑफ नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड। नॉर्मल सेलाइन की NS की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 308 MEQ पर लीटर, ऑप्शन बी 278 MEQ पर लीटर, ऑप्शन सी 274 MEQ पर लीटर, एंड ऑप्शन डी 355 MEQ पर लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 300 MEQ पर लीटर किसकी है? नॉर्मल सेलाइन की। अब अपने को सब देखना, 278 किसकी है? D5 की। 274 किसकी है? RL की। ये तीनों क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, अब ये 355 ये किसकी है? ये है D5 प्लस 1/4 NS। ठीक है, D5 की कितनी होगी? जैसे 278 हो गई। ठीक है ना, तो ये होगी 278 किसकी हो गई? जैसे मैं आपको बताऊं 278 होगी ये D5 की, फिर प्लस करना है। ठीक है, फिर 1/4 किसका करना है? NS का, तो 308/4। ठीक है, तो इसका आ गया 278 प्लस 77, तो ये कितना हो गया? 355 MEQ। ये भी एक प्रकार का आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, तो ये चारों ही आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जाम्पल है, आपको याद रखना। 308 किसकी होगी? NS की। 278 होगी D5 की। 274 होगी RL की, और ये होगी 355 किसकी? D5 प्लस 1/4 NS की। ये चारों आइसोटोनिक फ्लूइड है। क्वेश्चन नंबर 13, इंट्राथिकल इंजेक्शन इज अप्लाइड ऑन विच लोकेशन। इंट्राथिकल इंजेक्शन अपन कहाँ लगाते हैं? लोकेशन बताने आपको। इनटू द बोन, ऑप्शन बी इनटू द स्पाइनल कैविटी, ऑप्शन सी इनटू द मसल, ऑप्शन डी इनटू द डर्मिस। तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंट्राथिकल को अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पाइनल भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा स्पाइनल बोलो, इंट्राथिकल कुछ भी आ जाए तो वो क्या लगता है? जैसे इनटू द स्पाइनल कैविटी। इनटू द बोन लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? इंट्रा ओसियस। ठीक है,
ये तो आपको पता है, इनटू द मसल को बोलते हैं अपन IM, इनटू द डर्मिस को क्या बोलते हैं अपन ID, ठीक है। मैक्सिमम ID कितना लगता है 0.1 ml, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज लाइफ स्पान ऑफ ओवम। ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 to 12 आवर, ऑप्शन बी 12 to 24 आवर, ऑप्शन सी 24 to 48 आवर, ऑप्शन डी 48 to 72 आवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 12 to 24 आवर। ये किसकी है? ओवम की। और स्पर्म की पूछ ले तो 48 to 72 आवर। दोनों याद रखनी है आपको, स्पर्म की होगी 48 to 72 आवर, ओवम की होगी 12 to 24 आवर। स्पेसिफिक पूछ ले 12 या फिर 24, दोनों अलग अलग ऑप्शन हो तो आपको प्रायोरिटी 24 को देनी है, ठीक है। वैसे इसमें वेरी लेंथ में पूछते तो 12 to 24 आवर राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ यूटेरस। यूटेरस का नॉर्मल शेप क्या होता है? ऑप्शन है पायरिफॉर्म शेप, ऑप्शन बी ओवल शेप, ऑप्शन सी ग्लोबुलर शेप, ऑप्शन डी स्फेरिकल शेप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पायरिफॉर्म शेप क्या होता है? जब नॉर्मल यूटेरस नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसकी शेप कैसी होती है? पायरिफॉर्म शेप की। ओवल शेप क्या है? गायनेकोइड पेल्विस का शेप है ओवल शेप, ठीक है। गायनेकोइड पेल्विस मोस्ट नेचुरल पेल्विस का टाइप है गायनेकोइड, सेफेस्ट होती है लेबर के लिए, ठीक है। ग्लोबुलर शेप यूटेरस कब हो जाता है? जब यूटेराइन प्रेगनेंस 12 वीक का होता है तो यूटेरस का शेप कैसा होता है? ग्लोबुलर। एंड जब यूटेराइन प्रेग्नेंट लेडी का यूटेराइन 36 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है तो स्पेरिकल शेप का यूटेरस हो जाता है, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल पूछ ले तो पायरिफॉर्म, गायनेकोइड पेल्विस की नॉर्मल शेप पूछ ले तो ओवल शेप, ग्लोबुलर कब होता है? 12 वीक की प्रेगनेंसी पर यूटेरस का शेप हो जाता है ग्लोबुलर, एंड 36 वीक की प्रेगनेंसी पे कैसा होता था? स्पेरिकल शेप, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कलर ऑफ CO2 सिलेंडर। कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ऑप्शन है व्हाइट, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी ग्रे। ये भी नोट सेट में पूछा था दोनों शिफ्ट में, व्हाइट का पूछा था, ब्लू का पूछा था। तो व्हाइट आप सबको पता किसकी? O2 हो गई। ब्लू में क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ऑरेंज किसका है? या फिर ग्रे। अब इन दोनों में CO2 क्या हो गया? CO2 का राइट आंसर हो गया ग्रे। ऑरेंज किसका होता है? साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। देखते हैं अपन, जैसे ऑक्सीजन इज फिल्ड इन व्हाइट कलर, ये पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। ऑक्सीजन किस में? नहीं सॉरी, ये पूछा था सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था ब्लू कलर में क्या होते हैं? तो N2 होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑरेंज कलर सिलेंडर में क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये दोनों भी नोट से 2020 में आए थे, तो इस टॉपिक इस हिसाब से ये CHO में भी आने का चांसेस है। तो CO2 हो गई ग्रे में, एंड साइक्लोप्रोपेन हो गई ऑरेंज कलर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम इज लॉन्च। कौन सा प्रोग्राम? CSSM, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ एंड मदरहुड प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन 1962, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1992 में कौन सा आया था? CSSM प्रोग्राम आ गया था, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम कब हुआ था। अब बाकी इन तीनों में देखते अपन कौन सी ईयर में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1962 में। कब आया था? 1962 में कौन सा आया था? नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब आया था? 1975 में। क्या बोलते हैं इसको? ICDS प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। 1975 में आया था ICDS। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में। एक आता है नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, कब आया था? तो वो हो गया 1987 में। तो ये आपने जैसे 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, विच फेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एडिपस कॉम्प्लेक्स इज सीन। इन विच फेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में एडिपस कॉम्प्लेक्स सीन होता है? ऑप्शन है ओरल फेज में, ऑप्शन बी एनल फेज, ऑप्शन सी फेलिक फेज, ऑप्शन डी लेटेंसी फेज। तो कौन सी फेज में एडिपस कॉम्प्लेक्स सीन होता है? तो राइट आंसर हो गया इसका फेलिक फेज में। फेलिक फेज कब से होती है? 3 to 6 ईयर में फेलिक फेज होती है, ठीक है। तो इसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मेल बेबी अपने मॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है, इस टाइप का मेल। इलेक्ट्रा में क्या होगा? फीमेल बेबी अपने फादर की तरफ। तो ये एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कब? फेलिक फेज में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्लूरस 4A। ब्लूरल ने 4A दिए थे सिजोफ्रेनिया के, तो उसमें से 3 राइट है एंड एक्सेप्ट वाला नॉट इंक्लूडेड। वापस वही क्वेश्चन नॉट एक्सेप्ट, ये आपको बहुत ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ इन पर्टिकुलर वर्ड पे बहुत ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन आता हुआ गलत करवा सकते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा, ठीक है। ऑप्शन है ऑटिज्म, ऑप्शन बी एसोसिएशन लूजनिंग, ऑप्शन सी एम्बिवेलेंस, ऑप्शन डी एपैथी। तो कुछ कौन सा नहीं इंक्लूड करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एपैथी। इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, इन तीनों को ब्लूरस 4M में। तो चौथा कौन सा आ गया, एक हो गया ऑटिज्म, एक हो गया एसोसिएशन लूजनिंग, एक हो गया एम्बिवेलेंस, एक हो गया अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, ऑटिज्म, एसोसिएशन लूजनिंग, एम्बिवेलेंस एंड अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। एपैथी इसमें इंक्लूड नहीं करते अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए फियर ऑफ क्लोज प्लेस, ऑप्शन बी फियर ऑफ पेन, ऑप्शन सी फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन डी फियर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो जीनोफोबिया किसको बोलते हैं, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो राइट आंसर क्या हो गया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स को जीनोफोबिया। अब फियर ऑफ क्लोज प्लेस क्या हो गया, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ पेन क्या हो गया, एल्गोफोबिया, फोबिया यानी डर लगना, ठीक है। फियर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया नोजोफोबिया, नोजोकोमोफोबिया, ठीक है। तो फियर ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ पेन एल्गोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर जीनोफोबिया, फियर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नोजोकोमोफोबिया। तो ये था आज के 20 क्वेश्चन। होप आशा करता है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।